So let's start it. Magnetic and moving chapter. कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक टॉपिक सीरियसली ने इस ईयर के लिए कर दिया है। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक। अभी देखो मैग्नेटिक एंड मूविंग चार्ज, जब तक कोई चार्ज रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में था तो कोई स्टैटिक, बट अभी क्या होगा कि चार्ज डायनेमिक, चार्ज चार्ज फैन की, इसको हम क्या कहेंगे, मूविंग चार्ज। जब चार्ज मूव करने लग जाता है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। और सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये बताया और स्टेट ने क्या किया, एक स्कीम लिया, सबसे जो दिया पर स्कीम पे अगर हम कॉपर वायर को रैप करते हैं और इसको हम सेल से कनेक्ट करके, अगर हम यहाँ पे की लगा देते हैं तो क्या होगा, जैसे की को ऑन करेंगे, इसके पास, इनके पास छोटी छोटी आंखें ले जाने से ये स्टार्ट हो। इधर क्या है, इधर ये एक नेल है, नेल ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट को बना, ये नेल मैग्नेट बना क्योंकि करंट फ्लो कर, यानी हम कह सकते हैं कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हेलो सर। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 में, जिसमें मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1-2 में हमने डिस्कस किया था चार्ज रेस्ट में होता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ऐसी कंडीशन में चार्ज पर फोर्स लगता है, चार्ज अपना अलग बिहेवियर दिखाता है, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस चार्ज, पॉइंट चार्ज और डाइपोल के बारे में। बट सोचो अगर चार्ज मूव करने लग जाए, जैसे हमने स्विच ऑन किया और चार्ज स्विच से फैन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसको हम कहते हैं मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज मतलब डायनेमिक चार्ज। और डायनेमिक चार्ज, डायनेमिक से याद आया मुझे क्लास 11th में हमने पढ़ा था डायनेमिक मोशन। कोई भी चीज अगर रेस्ट में नहीं रहती है, मूव करती है, तो वो डायनेमिक फिजिक्स में आती है। तो हम बात कर रहे हैं मूविंग चार्ज की, मतलब चार्ज डायनेमिक है, और अगर चार्ज डायनेमिक है तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके थे। बोर्ड अगर क्लियर दिख रहा है तो बोर्ड पे देखो एक नेल बनाया हुआ है हमने, इस नेल पे हमने कॉपर वायर को रैप किया हुआ है, इसमें हमने एक सेल लगाया है। जैसे ही हम सेल के की को ऑन करते हैं, मतलब सर्किट को क्लोज करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। इस करंट के कारण इस नेल के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और इसके कारण अगर हम इसके पास छोटी छोटी पिन्स को ले जाते हैं तो वो छोटी छोटी पिन अट्रैक्ट होने लग जाती है। इसी को हमने क्लास 10th में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। समझ में? ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, करंट के कारण कोई भी कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो करंट कंडक्टर जो है अब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट ओरेस्टेड ने दिया था, और ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो भाई क्लास 12th में क्या पढ़ना है, तो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिज्म को डेवलप करता है और उस पर एक फोर्स लगता है,
जो हमने चैप्टर 1 और 2 में नहीं पढ़ा है। आइए एक बार रफ बता दें आपको, हमने अभी तक फोर्स का कितना फार्मूला पढ़ा। जब हम हाफ नेकर से फुल नेकर में पहुंचे, क्लास 9th में आए, तो हमने पढ़ा F इजिकल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। जब हम और आगे आए तो हमने 9th में और 11th में पढ़ा F इजिकल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये भी फोर्स का फार्मूला था। फिर 11th में हमने फोर्स के बहुत सारे फार्मूले पढ़े, स्टोक्स लॉ पढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा। फिर हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में आ गए और हमने पढ़ा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होता है तो सेकंड लॉ लगता है F इजिकल टू ma। और क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा अगर दो चार्ज मेरे पास हैं तो F इजिकल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लगता है। इसको हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। फिर हम चैप्टर 1 में आगे पढ़ रहे थे और आगे हमने कहा कि अगर कोई चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। फिर हमने फोर्स का एक फार्मूला पढ़ा F इजिकल टू QE, ये सब याद है आपको। F इजिकल टू QE यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा रहता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम QE कहते हैं, लेकिन ये तभी लगता है जब ये चार्ज रेस्ट में होता है। अगर ये चार्ज रेस्ट में नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, अगर ये चार्ज मूव करेगा तो F इजिकल टू QE नहीं होगा, तब F इजिकल टू होगा QVB। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। Q मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जब कोई चार्ज वेलोसिटी रखता है, जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इन तीनों से हमको रिलेशन मिल गया F इजिकल्स टू QVB। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज चैप्टर 1 की, तो अभी तक पढ़ी हुई बातें सब हमने बकैती किया, पढ़ा कुछ भी नहीं। पढ़ेंगे तो अब और क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तो एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का डेरिवेशन बाद में करेंगे, अभी पूछोगे मारेंगे। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। F इजिकल्स टू QVB। यहाँ पे ध्यान रखना, Q क्या होता है? Q चार्ज होता है, V क्या होता है? वेलोसिटी होता है, और B क्या होता है? B मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका डेरिवेशन अभी नहीं कराएंगे तो बता क्यों रहे हैं? बता इसलिए रहे हैं कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर था, किसी भी क्वांटिटी का SI यूनिट और हम डायमेंशन फार्मूला निकालते थे। तो यहाँ पर अगर मुझे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मालूम है, Q का मालूम है, B का निकालना है, तो B का कैसे निकालेंगे? आइए निकालते हैं। SI यूनिट ऑफ B, SI यूनिट ऑफ B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा? तो B का फार्मूला होगा F अपॉन QV। F का मतलब न्यूटन, Q का मतलब कूलाम, V का मतलब मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर आएगा न्यूटन पर कूलाम पर मीटर सेकेंड। और इसी को कहते हैं टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेस्ला है। और ये किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर कूलाम पर मीटर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक, आज केवल बेटा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग। ठीक, अब मान लीजिए ये टेस्ला हो गया। यहीं पे मैंने आपसे कहा इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला मालूम है, कूलाम का मालूम है, मीटर का मालूम है, सेकंड का मालूम है, तो डायमेंशन फार्मूला निकाल दो। न्यूटन का मतलब mLT-2, कूलाम का हो गया AT, तो A-1 T-1, मीटर का हो गया L, तो L-1, सेकंड का हो गया T।
निकालो डायमेंशन फार्मूला, बहुत सिंपल है। ये हो गया m, l यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 कट गया, t यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो ये -1 +1 कट गया, बचा mt-2, और a कितना है, a -1 है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला हमने देखा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये हम यहीं से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके डाउट्स के बारे में जानना जरूरी है। रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं और आपसे आपके डाउट्स पूछते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले ऑर्स्टेड ने मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट दिया था और उसने कहा था कि अगर करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। तो भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये क्वांटिटी होती है वेक्टर। यानी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कैसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड की हम बार बार बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है टेस्ला और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है mt-2 a-1। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक, अब जो है मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी कैसी है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सा, एक होना चाहिए मैग्नीट्यूड और एक होना चाहिए डायरेक्शन। बस यही इस चैप्टर में है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आंसर मिलता है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं बायोट सावर्ट लॉ से और यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए 7 रूल हैं। एक एक करके सारे रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, जो बचे हुए हैं वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। साथ साथ क्लास 10th का हम रिवीजन भी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट कहाँ से होना है, तो हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होना है बायोट सावर्ट लॉ से। बायोट सावर्ट लॉ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है कि किस पॉइंट पर किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें बायोट सावर्ट लॉ में बताई गई हैं। तो आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। So let's get started. The first one topic and that is Biot-Savart law. बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट-सावर्ट लॉ ये कहता है कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो उस एलिमेंट और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। गॉट दैट पॉइंट? I repeat it. According to Biot-Savart law, the magnetic induction at a point due to current carrying element
is directly proportional to IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी हम इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो B इजिकल्स टू, यहाँ से B प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बायोट सावर्ट लॉ है। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये B का वैल्यू आ गया है, B इज इक्वल टू IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक कांस्टेंट हमको लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लगाते हैं तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये इसका यूनिट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, और ये इसका वैल्यू है 10⁻⁻7। यानी यहाँ से अगर हम म्यू नॉट का वैल्यू निकालें तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो जहां आपको म्यू नॉट दिखेगा वहां पे ये वैल्यू रख देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि म्यू नॉट है क्या? तो म्यू नॉट को कहते हैं हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए मीडियम को चेंज कर दें तो म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, तब म्यू लिखेंगे, और म्यू होता है क्या? परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। परमिएबिलिटी फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी किसी दूसरे मीडियम की, और इन दोनों से एक रिलेशन मिलता है हमको, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर हो गया म्यू नॉट म्यू, और यहीं पे जो है हम बात करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इसका वैल्यू होता है परमिएबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस मीन्स आप कह सकते हैं म्यू इजिकल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। यानी किसी मीडियम की जो परमिएबिलिटी होती है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। किसी भी पॉइंट पर करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। इसको हम आपको फिगर से समझाते हैं। मान के चले कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है P। अब यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी R है और इस एलिमेंट का लेंथ DL है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट की लेंथ पे डिपेंड करेगा,
एलिमेंट और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है साइन थीटा, उस पर डिपेंड करेगा, और उस एलिमेंट से पॉइंट कितना दूर है उस पर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है बायोट-सावर्ट लॉ। दिस इज कॉल्ड बायोट-सावर्ट लॉ। सो बायोट-सावर्ट लॉ यही है कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो B इक्वल्स टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आइए हम बात करते हैं। कोई भी हमने स्ट्रेट वायर ले लिया, ये रहा, इसमें मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका नाम हमने रख दिया एक्स वाई, और यहाँ से इसके परपेंडिकुलर पे, इसके एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया पी। इस पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट से इसको ज्वाइन करेंगे। ये एलिमेंट मान लो L डिस्टेंस पर है, ये एलिमेंट का लेंथ मान लो DL है, और ये वायर का ऊपर वाला किनारा है, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, और इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये वाला एंगल मान लो फाई हो गया, ये वाला एंगल मान लो थीटा हो गया, ये वाला एंगल मान लो 90 डिग्री हो गया, ये ऊपर वाला जो एंगल है ये मान लो θ1 हो गया, और ये जो नीचे वाला एंगल है ये मान लो θ2। इतनी सारी चीजें हैं। फिर से एक बार, एक्चुअली कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी जब होती है, चाहे वो रॉड हो, चाहे रिंग हो, चाहे सिलेंडर हो, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं? हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के कारण उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमको एक स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट P पर, मान लो ये पॉइंट A डिस्टेंस पर है, किसी स्ट्रेट कंडक्टर से A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL, वो एलिमेंट इसके सेंटर पॉइंट से L डिस्टेंस पर है, मान लीजिए पॉइंट P सेंटर से A डिस्टेंस पर है। तो जब हमने उस एलिमेंट को पॉइंट से ज्वाइन किया तो हमको दो एंगल मिल गए, एक फाई और एक थीटा। और जब हमने इसको वायर के दोनों एंड से मिलाया तो हमको मिल गया θ1 और θ2। ठीक है, अब हम बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके इसके कारण फार्मूला निकालेंगे। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा? dB का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, नहीं फाई, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल फाई है, अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने से हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से पहले ये सोचो कि हमको आर का वैल्यू चाहिए, हमको डीएल का वैल्यू चाहिए, और हमको साइन फाई का वैल्यू चाहिए। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ओ ए पी। इस ट्रायंगल में 1 बाई 1 हम बात करेंगे तो सारी वैल्यूज आएंगी। ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी
इस ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीजें हैं। इस ट्रायंगल में हमको डीएल का वैल्यू निकालना है, इस ट्रायंगल से हमको आर का वैल्यू निकालना है, और इस ट्रायंगल से हमको फाई का वैल्यू निकालना है, साइन फाई का। तो इस ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, एक फाई है, एक थीटा है और एक 90 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 का होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, या हम कह सकते हैं साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या हम कह सकते हैं साइन फाई इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये पहली चीज आ गई। अब हमको डीएल निकालना है। डीएल के लिए हम वापस इस ट्रायंगल में जाते हैं और टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वापस इसी ट्रायंगल में गए, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एल है और बेस आपका ए है, तो एल का वैल्यू आ गया ए टेन थीटा। और जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डीएल आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमको आर का वैल्यू निकालना है। तो आर देखो क्या है, आर आपका ये है हाइपो और ये बेस है, यहाँ पे कॉस थीटा लग जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, यानी आर का वैल्यू हो गया ए सेक थीटा। ये देखो तीनों चीजें निकल गई, साइन फाई का वैल्यू निकल गया, डीएल का वैल्यू निकल गया और आर का वैल्यू निकल गया। ठीक, और हमारे पास डीबी का वैल्यू था म्यू नॉट आई डीएल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। आइए हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई डीएल, डीएल का वैल्यू क्या है? तो डीएल का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन फाई की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर फाई नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी डी थीटा होगा, अपॉन आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ए सेक थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, जो कटता है उसको काट दो। तो डीबी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बचा, आई बचा, नीचे में ए बच गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, कॉस थीटा डी थीटा बच गया। तो बी का वैल्यू क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कॉस थीटा का। अच्छा देखो 4 पाई भी रहेगा ना यहाँ पे, कॉस थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और इसका लिमिट क्या है? थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। जब इसको खोलेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जो है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। टेक ए स्क्रीनशॉट, और नहीं तो फिर जो आपके वीडियो में जाएगा तो उस समय आप देख लीजिएगा।